नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं, फिर तेजी से विश्लेषण करेंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आज की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान का भारत अटैक प्लान। 5 अगस्त 2020 की तारीख को लेकर पाकिस्तान बहुत बड़े सदमे में है। उस दिन अनुच्छेद 370 को हटे हुए 1 साल पूरा हो जाएगा और उसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होगा। इसलिए पाकिस्तान ने भारत पर तरह तरह से हमला करने और ग्लोबल मातम मनाने की प्लानिंग की है। 5 अगस्त को पाकिस्तान ब्लैक डे मनाने वाला है और उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ड्यूटी पीओके में लगी, जहां पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने मिलकर एक नई साजिश की। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे किराए की भीड़ इकट्ठी करके पूरी दुनिया में भारत विरोधी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारा आज का विश्लेषण नंबर 1 होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्यों दिया जा रहा है। गिलानी ने पूरे जीवन अलगाववाद के बीज को खाद पानी देकर उसे पेड़ बनाया। भारत विरोधी विचारों से भरे हुए अलगाववादियों की एक पूरी फसल गिलानी की वजह से तैयार हुई और गिलानी के इस काम के लिए पाकिस्तान ने उन्हें इनाम दिया। पाकिस्तान की सरकार गिलानी को निशाने पाकिस्तान देने की घोषणा कर चुकी है। रहना भारत में, एजेंडा पाकिस्तान का चलाना और अवार्ड भी पाकिस्तान से ही पाना, यह पूरी चेन है। इसे विश्लेषण नंबर 2 में आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके अलावा आज हम आपको वो अच्छी खबर दिखाएंगे जो इस वक्त पूरे देश के मन में ट्रेंड कर रही है। भारत के राफेल की डिलीवरी कल, कब और कैसे होगी, इसके पूरे डिटेल्स आज तक के पास हैं। भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से यूएई पहले ही पहुंच गए थे। अब कल यानी 29 जुलाई को इनके अंबाला पहुंचने का टाइम भी फिक्स हो गया। दोपहर 2 बजे का टाइम है। ये सारी जानकारियां और हमारे राफेल की कुछ नई तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। और खबरदार में आज भारत के राफेल और चीन के J-20 लड़ाकू विमान की टक्कर भी होगी। कल के डिलीवरी से पहले राफेल से जुड़ी दिलचस्प और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और आज यह भी देखिएगा कि 16 सेकंड के वीडियो से कैसे पकड़ा गया चीन का झूठ। चीन राफेल की वजह से प्रेशर में है और इस प्रेशर में राफेल के डिलीवरी से ठीक पहले चीन की झूठ मशीन एक्टिव हो गई। असली मोर्चे के बजाय फेक वीडियो वाले मोर्चे पर चीन की दुर्गति का यह वीडियो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। 5 अगस्त 2020 एक ऐसी तारीख है जो भारत के लिए बहुत मायने रखती है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटे हुए 1 साल पूरा होने वाला है और 5 अगस्त को ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होगा। भारत इस मौके पर जबरदस्त तैयारियां कर रहा है। भारत सरकार गर्व वाले मूड में है, उपलब्धि और भक्ति के नारे लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान दर्द वाले मूड में है। भारत में सरकार की तरफ से उपलब्धियों का जश्न मनाया जाएगा। 5 अगस्त को पाकिस्तान ब्लैक डे मनाएगा। वहां 5 अगस्त की तारीख को मातम की काली चादर से ढकने का एजेंडा होगा। यहां भूमि पूजन होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस दिन को भारत के विरोध में समर्पित कर दिया। यह पाकिस्तान का भारत अटैक प्लान है, लेकिन इसे ग्लोबल मातम ही कहा जाना चाहिए। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का प्लान है कि वो अलग अलग तरीकों से भारत पर हमला करेंगे। भारतीय सेना को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। पाकिस्तान 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाएगा। 5 अगस्त को इमरान खान की लोकेशन होगी पीओके, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला भारतीय कश्मीर का हिस्सा। वो वहां जाएंगे और कश्मीर पर नकली आंसू बहाएंगे। पाकिस्तान 4 अगस्त को पीओके में संयुक्त राष्ट्र की टीम भेजने का प्लान बना रहा है। दूसरे देशों में किराए की भीड़ जुटाकर पाकिस्तान उस दिन भारत विरोधी प्रदर्शन करवाएगा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपने ट्रेन किए हुए आतंकवादियों की घुसपैठ भी करवाएगा। आतंकवादियों को 5 अगस्त से जुड़े निर्देश देने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल होगा और साथ ही पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जम्मू कश्मीर के अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी को देने का फैसला किया। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ गर्व वाले नारे चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में दर्द वाले नारे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। हमें अपने
सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए हिंदुस्तान से। कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं? क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? इधर अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ, उधर चूर चूर हो गया पाकिस्तानियों का ख्वाब। इमरान की बौखलाहट और पाकिस्तानी सेना की गजब की छटपटाहट सामने आई है। पिछले 70 साल से कश्मीर को लेकर बुनी हुई तमाम साजिशें बिखर गईं। अनुच्छेद 370 का खात्मा होते ही पाकिस्तान के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। जाहिर है इमरान की कूटनीति रोने धोने पर शिफ्ट हो गई। वो कूटनीति के मिस्टर बेचारा बन गए और हर मौके पर अपने अदृश्य आंसुओं और कश्मीर की फिक्र का प्रदर्शन करने लगे। माइट इज राइट, पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इनको क्रश करने की कोशिश करेंगे और जब वो क्रश करेंगे रद्द अमल आएगा। पुलवामा टाइप इंसिडेंट होगा। आप एक तरफ कहते हैं कि जनाब न्यूक्लियर की ब्लैकमेल ना करो, लेकिन ये तो आप अगर इसको लॉजिकली फॉलो करेंगे ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब 1 साल बाद कश्मीर में हालात बदल गए हैं। कोरोना संकट के बीच भी कश्मीर देश के दूसरे राज्यों के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है। आतंकियों का सफाया हो रहा है और पाकिस्तान के पांव उखड़ रहे हैं। यह सब पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है, इसीलिए वो कश्मीर में दहशत फैलाने के अपने खेल को रीलॉन्च कर रहा है। 5 अगस्त का दिन खास तौर पर चुना गया है क्योंकि इसी दिन अनुच्छेद 370 खत्म करने की सिफारिश संसद में की गई थी और इसी दिन पाकिस्तान कश्मीर में साजिश का नया चैप्टर खोलने वाला है। इस बार खुद इमरान खान ने बीड़ा उठाया। 5 अगस्त को इमरान पीओके के मुजफ्फराबाद जाएंगे। वहां पाकिस्तान की दिखावे वाली सरकार और असेंबली है। इमरान उस असेंबली में भाषण देंगे जिसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। खबर है कि इमरान पीओके में स्थानीय लोगों को भारत के खिलाफ भड़काएंगे। धारा 370 हटने के 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान ने घाटी में तनाव का माहौल पैदा करने की गहरी साजिश रची है। आईएसआई और पाक आर्मी ने 1 महीने से इसकी तैयारी कर रखी है। आईएसआई और पाक आर्मी की कोशिश यही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने घाटी में नापाक हरकतें करने की योजना बनाई हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऐसे हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहा है। भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा। फेक वीडियो अपलोड किए जाएंगे ताकि भारतीय सेना की छवि दुनिया में खराब की जा सके। पाकिस्तान के इस खेल में उसके तमाम न्यूज चैनल भी एक्टिव दिखेंगे। हर न्यूज चैनल को भारत के खिलाफ खास कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। भारत के विरोध में सभी पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की स्क्रीन थोड़ी देर के लिए काली कर दी जाएगी। इस्राइल बिल्ली खंबा नोचे, जो बिल्ली गुस्सा में रहती है वो खंबा नोचती है। तुम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हो, नोचते रहो सोशल मीडिया को, क्या कर लोगे तुम हमारा? तुम्हारे इस इशू से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से हिंदुस्तान की सरकार, केंद्रीय सरकार प्रभावित नहीं होने जा रही है। वो बहुत सक्षम सरकार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उछलते रहो। पाकिस्तान का डर्टी प्लान यहीं खत्म नहीं होता। वो 4 अगस्त को यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को पीओके ले जाएगा। इमरान खान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना मासूम देश है। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवैध कब्जे वाले कश्मीर में ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, जबकि भारत ऐसी आजादी नहीं देता। लेकिन शायद इमरान खान ये भूल रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी आता है, वो भारत का है। खुद पाकिस्तान अवैध कब्जा करके बैठा है और जिसने कुछ गलत किया होता है वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बुलाकर अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप पाकिस्तान को एलओसी के ऊपर ले जाकर के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वहां पे कोई भी लॉन्च पैड नहीं है और सीज फायर वायलेशन में किस तरीके से उनका नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान चीन के इशारे पर आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी दोनों मिलकर के पाकिस्तान की घाटी में एक साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के डर्टी प्लान की अगली किश्त है दुनिया में भारत के खिलाफ प्रचार करना।
पाकिस्तान के दूतावास इस खेल को अंजाम देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगा जिसमें कश्मीर की झूठी छवि रखी जाएगी। 1 अगस्त को पाकिस्तान विदेशी चैनलों के पत्रकारों को एलओसी पर ले जाकर प्रेस की आजादी वाला नाटक भी करेगा। जरा सोचिए, वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी चलाता हो, जो ओसामा बिन लादेन समेत तमाम आतंकवादियों की पसंदीदा लोकेशन हो, जो कंगाल होने पर भी आतंकवाद का पालन पोषण करता हो, उसकी बातों पर दुनिया कितना यकीन करेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान का पूरा फोकस कश्मीर पर है। कश्मीर में सेना के नॉनस्टॉप ऑपरेशन से आतंकी कमर टूट रही है। कश्मीर में आतंकवादियों की उम्र 30 दिन से ज्यादा नहीं होती। सेना आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। इधर आतंकी मारे जा रहे हैं, उधर पाकिस्तान नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में पहुंच रहा है। यही वजह कि अब पाकिस्तान ने अपने नापाक कश्मीर प्लान को तेज कर दिया। उसकी सेना घुसपैठ कराने के मिशन में जुट गई है। खबर मिली है कि 5 अगस्त से ठीक पहले एलओसी के पास आतंकी बॉर्डर क्रॉस करने का इंतजार कर रहे हैं। सैटेलाइट फोन से उनकी लोकेशन पकड़ी गई है। इधर कश्मीर की चमक लौटी तो उधर इमरान खान और उनके सिपह सलारों का चेहरा उतरने लगा। बौखलाहट बढ़ी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन बढ़ने लगा। पिछले 4 महीने में सीज फायर उल्लंघन के मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब पाकिस्तान के इरादे बताने वाली एक खुफिया रिपोर्ट आई है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों के इंटरसेप्ट में खुलासा हुआ है कि आतंकी घुसपैठ के लिए पीओके में सैटेलाइट फोन एक्टिव किए गए हैं ताकि आतंकवादी घुसपैठ के दौरान सेना के हत्थे न चढ़ जाएं। पाकिस्तान सीज फायर के उल्लंघन के दौरान भारत में आतंकवादियों की एंट्री का इंतजाम कर रहा है। पीओके की 10 लोकेशन से सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। राजौरी और नौशेरा के उस पार पीओके में आईएसआई के सैटेलाइट फोन्स की लोकेशंस पकड़ी गई हैं। पीओके में आतंकियों के ये 10 अड्डे हैं: बतरासी, दुधनियाल, खालिद बिन वलीद, शिंकैरी, अब्दुल बिन मसूद, चेलाबंदी, उस्मान बिन खिताब, भोई, अत्तरशिला और सफेदा में है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नई नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। आज तक को खुफिया सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर से सैटेलाइट फोन के जरिए आतंकवादियों को निर्देश दे रहा है। इसके लिए उसने पीओके में 10 लोकेशन चिन्हित की हैं, जिसके जरिए वो कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है और आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करने और तबाही मचाने के निर्देश दे रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट करके ये पूरी जानकारी पकड़ी है, जिसके हिसाब से अब बड़े स्तर पर बॉर्डर पर सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। 5 अगस्त से ठीक पहले इन लोकेशंस पर आतंकियों को ट्रेस किया गया है। खबर है कि बड़ी तादाद में आतंकी कश्मीर में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। एक ही चीज जो करता रहा है भूतकाल में और करने की प्लानिंग कर सकता है पाकिस्तान, वो है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी घटना को अंजाम दो ताकि मोदी जी के छवि में गिरावट हो और हिंदुस्तान के छवि में गिरावट हो। तो इसलिए उसने सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने की सोच रखी है और पीओके में 10 ऐसे लोकेशन हैं जहां से वो ये इस दूषित विचार को अंजाम देने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान इसलिए भी बेचैन है क्योंकि कश्मीर में उसके आतंक की दुकानों के शटर डाउन है। पिछले 6 महीने में 154 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार डाला है। पुलिस के मुताबिक अभी जम्मू कश्मीर में 160 से 170 आतंकी एक्टिव हैं। यह संख्या पिछले साल से बेहद कम है। स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी 48% की कमी आई है। इन आंकड़ों में आपको पाकिस्तान के डिप्रेशन की वजह साफ दिखाई देगी। पाकिस्तान में आतंक की नई फसल लहलहा रही है। नए आतंकवादियों का ब्रेन वॉश हो चुका है। उन्हें कश्मीर में दहशत फैलाने का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत का ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। सारी खुफिया जानकारियां मिलने से भारतीय जवानों का काम और आसान हो गया है। इसलिए जिस आतंकवादी की एंट्री होगी उसका द एंड होना तय है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है।
5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के खत्म होने का 1 साल पूरा होगा। ऐसे में कश्मीर में सीआरपीएफ किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी से हमारे संवाददाता ने कश्मीर के हालात को लेकर बात की। 5 अगस्त के बाद टेलीग्राफ क्या नीचे गया है? पहले तो मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्र को के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि हम पे उन्होंने भरोसा किया और यह फोर्स निरंतर आंतरिक सुरक्षा के पटल पर अपना काम पूरी तन्मयता से कर रही है और हर कसौटी पे खरी उतरी है। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, वहां पर सभी एजेंसियां आपस में सम्मिलित रूप से काम कर रही हैं और जो भी वहां पर स्थिति है वो पूर्णतया नियंत्रण में है और हमारे हक में है। सर, टेलीग्राफ ऊपर है कि नीचे चला गया है? काफी इनकाउंटर्स हो रहे हैं। देखिए, उसको इस तरह से कहना सही नहीं होगा। अगर आप टेलीग्राफ की बात करें तो टेलीग्राफ नीचे गया है, लेकिन हमारे एडवर्सरी ने अपनी पद्धतियां समय समय पर बदली हैं। ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है और उसको हम प्रोएक्टिवली गेज करते रहते हैं और उसको निष्क्रिय करते रहते हैं। तो ये भी देखना पड़ता है कि वो क्या विधा अपनाता है और स्थानीय नवयुवकों को भ्रमित करके उनको टेरर नेटवर्क पे लाने की जो प्रयास हो रहे हैं उसको भी हम निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी तरह का उस सुरक्षा ग्रिड में अतिक्रमण ना हो, किसी तरह से भी शांति भंग ना हो, सुरक्षा भंग ना हो, ये पूरे प्रयास हम कर रहे हैं। और अब बात अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की। आजकल गिलानी पर पाकिस्तान मेहरबान है। गिलानी ने जीवन भर पाकिस्तान की वंदना की और अलगाववाद की जो फसल बोई उसके लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान गिलानी को दिया जा रहा है। अब गिलानी वो शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों को जमीन पर उतारने में बहुत ताकत लगाई और अब गिलानी को इसका इनाम मिला। सैयद अली शाह गिलानी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के नमक का हक अदा करते रहे। कश्मीर में अलगाववाद की भाषा बोलते रहे, आम कश्मीरियों को अलगाववाद की राह दिखाते रहे, जम्मू कश्मीर में भारत के लिए गड्ढे खोदते रहे। जाहिर है सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे थे और अब पाकिस्तान ने गिलानी को आजीवन पाकिस्तान के पक्ष में सेवाएं देने के लिए इनाम देने का फैसला किया है। पाकिस्तानी संसद ने सोमवार को सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया। इमरान खान ने फैसला लिया है कि सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान के पक्ष में आवाज उठाने के लिए निशाने पाकिस्तान का खिताब दिया जाएगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गिलानी को ये सम्मान पूरी जिंदगी भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोलने के लिए मिला है। ये सम्मान पत्थरबाजों की फौज को खड़ा करने के लिए मिला है। ये सम्मान आम कश्मीरियों को भड़काने के लिए मिला है। ये सम्मान कश्मीर के युवाओं में भारत के प्रति जहर घोलने के लिए मिला है। सैयद अली शाह गिलानी को निशाने पाकिस्तान से सम्मानित करने का प्रस्ताव पाकिस्तानी सीनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश किया था, जो आसानी से पास हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने गिलानी के नाम पर इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है। इस्लामाबाद में बन रही एक यूनिवर्सिटी का नाम सैयद अली शाह गिलानी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। 90 वर्षीय सैयद अली शाह गिलानी की कट्टरपंथी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की, तब गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे और सैयद अली शाह गिलानी को भी बातचीत के लिए न्योता मिला था। लेकिन सैयद अली शाह गिलानी ने तब तक सरकार के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया जब तक जम्मू कश्मीर में जो है रेफरेंडम ना किया जाए। यही साफ था कि कहीं भी जब भी भारत सरकार की तरफ से बातचीत की कोई भी प्रक्रिया अलगाववादियों के साथ जम्मू कश्मीर में शुरू हुई तो उसमें सैयद अली शाह गिलानी हमेशा अलग रहे। सैयद अली शाह गिलानी के कर्मों की डायरी खोलेंगे तो हर पन्ने पर हिंदुस्तान के खिलाफ चलाया गया एजेंडा ही दिखाई देगा। 2016 में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद गिलानी ने यूएन को चिट्ठी लिख दी थी। 2015 में जब उन्हें पासपोर्ट चाहिए था
तो वो अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय लिखने को तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में अपना हित साधने के लिए गिलानी मान गए और तब जाकर पासपोर्ट जारी हुआ। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। गिलानी और उनके करीबियों पर आरोप लगा कि वो कश्मीर में पत्थरबाजों के पीछे खड़े हैं, उन्हें उकसाते हैं और हर पत्थर पर कीमत तय है। साल 2016 में जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगे एक वीडियो से यह खुलासा हुआ था कि किराए के पत्थरबाजों से एक घाटी में आतंकवादी हिंसा फैलाई गई थी। पत्थर फेंकने वाले आरोपियों ने खुलासा किया कि अलगाववादी नेता गिलानी के लोग पत्थर फेंकने के लिए हर दिन के हिसाब से 500 रुपए देते हैं। तो उसका कितना पैसा मिलता है? एक का मिलता है यही 700। भूतकाल में गिलानी प्रो पाकिस्तान जो मकसद है, जो एजेंडा है, उसको पूरा कर रहे थे। ये तो साबित हो जाता है, तभी तो पाकिस्तान ने अवार्ड दिया ना। तो ऐसी कौन सी बात थी जो गिलानी पाकिस्तान के इशारे पे नाच रहे थे और कर रहे थे? देशद्रोह। ऐसा नहीं है कि सैयद अली शाह गिलानी को भारत में कुछ नहीं मिला था। गिलानी 1972, 1977 और 1987 के विधानसभा चुनाव सोपोर से लड़े और उसमें जीत भी हासिल की और 3 बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के विधायक चुने गए। लेकिन 1990 के बाद गिलानी ने अपना पाला बदल लिया और अलगाववादी संगठनों से जुड़ गए। गिलानी 1996 में बनी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने, लेकिन फिर उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तहरीक हुर्रियत के नाम से बनाई और पूरे कश्मीर को अलगाववाद में झोंक दिया। भारत के जो दावी हैं, जमहूरियत के दावी, जमहूरियत के जो ऐलान भारत कर रहा है, मैं बगैर किसी खौफ तरदीद के ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के मजमूई खिते में मजमूई जो आबादी वहाँ की है, उन्होंने आज तक भारत का जमहूरी चेहरा कभी नहीं देखा है। गिलानी ने 1990 के बाद अपनी जिंदगी का हर एक पल भारत के खिलाफ कश्मीर में आग भड़काने के लिए लगाया है और गिलानी को पाकिस्तान से इनाम मिल रहा है। हालांकि गिलानी अब हुर्रियत के सभी पदों को छोड़ चुके हैं और पिछले 3 साल से नजरबंद हैं। गिलानी की उम्र अभी 90 साल है। इस उम्र में अलगाववाद की साजिशें, प्लानिंग, ब्रेन वॉश जैसे आइडियाज शायद ना आते हों, लेकिन पाकिस्तान से अवार्ड तो आ ही सकते हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब भारत के लड़ाकू विमान राफेल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। आज तक को मिली जानकारी है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया खुद अंबाला में राफेल का स्वागत करने के लिए मौजूद होंगे। वायुसेना प्रमुख उन पायलट से भी मुलाकात करेंगे जो फ्रांस के मेरिनेक एयरपोर्ट से अंबाला तक राफेल विमान को उड़ा कर लाए। इस बीच भारत में अंबाला जिला प्रशासन ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास इलाके में धारा 144 लगा दी है। वहां किसी भी तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध है और 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी मनाही है। अब 5 राफेल भारत के लिए कल UAE के अल दफरा एयरबेस से सुबह उड़ान भरेंगे। इस बीच फ्रांस से UAE के बीच हुई उड़ान के पहले हिस्से की कुछ तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह भारत के राफेल में ईंधन भरा जा रहा है। हवा में ईंधन भरने के लिए फ्रांसीसी वायुसेना के 2 एयरबस A330 विमान आए थे और इन्होंने आसमान में ही रिफ्यूलिंग की। भारत में अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों के पहुंचने का समय दोपहर 2 बजे के आसपास है। अगर अंबाला में मौसम खराब हुआ तो राफेल विमान जोधपुर एयरबेस पर उतर सकते हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीकत सिंह राफेल विमानों की भारत आ रही फ्लीट के अगुवा हैं। भारत पहुंचकर राफेल के पायलट फ्रांस से भारत की यात्रा और फ्रांस में राफेल की ट्रेनिंग के अनुभवों को साझा करेंगे। राफेल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की औपचारिक समारोह बाद में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। अंबाला एयरबेस से राफेल जल्दी ही दूसरे ऑपरेशनल बेस तक के लिए उड़ान भरेगा। राफेल को ला रहे भारतीय सेना के वायुवीरों में ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के अलावा विंग कमांडर MK सिंह और ग्रुप कैप्टन R कटारिया। अब जब राफेल भारत का हिस्सा बन रहा है तो उसकी क्षमता की तुलना पड़ोसियों के ऐसे एयरक्राफ्ट से जरूर होगी। चीन के पास राफेल के जवाब के तौर पर J-20 विमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। भारत के राफेल और चीन के J-20 पर हमारा यह विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। चीन के सारे लड़ाकू विमान एक तरफ और भारत का राफेल एक तरफ। चीन के J-20 के पास राफेल की ताकत का कोई जवाब नहीं। चीन का J-20 विमान 5वीं जनरेशन का है, जबकि राफेल को
4.5 जनरेशन का विमान कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद आसमान में राफेल के आगे नहीं टिक पाएगा चीन का J-20। आसमान के युद्ध क्षेत्र में एक तरफ भारत का राफेल है तो दूसरी ओर चीन का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान J-20। चीन को अपने J-20 पर बहुत गुरूर है, लेकिन राफेल के सामने J-20 बहुत हल्का पड़ जाता है। चीन का J-20 उसी इंजन का इस्तेमाल करता है जो सोवियत संघ के Su-30 में इस्तेमाल होता था, लेकिन राफेल का इंजन ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका मेंटेनेंस भी लंबे समय तक किया जा सकता है। राफेल विमान अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा ईंधन और हथियार उठाकर उड़ान भर सकता है। ये क्षमता J-20 पर भारी पड़ सकती है। राफेल की मारक क्षमता ज्यादा है और एक बार की उड़ान में 4 मिशंस को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 ऐसा नहीं कर सकता। राफेल में एक उड़ान में कई हमले की ये खूबी युद्ध की परिस्थितियों में बहुत मायने रखती है। दूसरी तरफ चीन का J-20 मल्टीपल मिशन को एक साथ अंजाम देने में सक्षम नहीं है। युद्ध क्षेत्र में राफेल का अनुभव बेजोड़ है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में हो चुका है, जबकि J-20 ने अब तक असली युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं लिया है। और विजुअल रेंज के बाहर मार करने वाली मीटियोर मिसाइल की वजह से भी राफेल J-20 से ज्यादा खतरनाक है। ये खूबियां राफेल को चीन के लड़ाकू विमानों J-20 से बेहतर बनाती है। राफेल चेंगडू या F-16 से अगर आप कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से राफेल सुपीरियर है। राफेल को कहा जाता है 4.5 और चेंगडू को 5th जनरेशन बोलते हैं, मगर सही माने में अगर आप देखे जाए कैपेबिलिटी वाइज मेरे हिसाब से राफेल इन दोनों एयरक्राफ्ट से बहुत सुपीरियर है। इसी राफेल की आहट सुनकर चीन और पाकिस्तान का दिल बैठा जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के मिलिट्री एक्सपर्ट और सैन्य अधिकारी बार बार राफेल की इस उड़ान को देख रहे हैं। राफेल के दबाव को चीन छिपा नहीं पा रहा। चीन का सरकारी मीडिया दावा करने लगा है कि उसके पास राफेल के जवाब में चेंगडू J-20 विमान है, जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को बहुत ही एनहांस करेगा। उसके जो वेपन्स है, उसके जो पूरा वेपन पैकेज है, उसके जहाज के बेसिक कैपेबिलिटीज़ जो है, उसके पायलट की ट्रेनिंग, पिछले 1 साल से वो कुछ लोग वहाँ फ्रांस में हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो इस सब को अगर आप मिला के देखें तो राफेल एक बहुत पोटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है इंडियन एयरफोर्स के लिए। मीटियोर के अलावा राफेल में लगी हैमर, स्कैल्प और मीका मिसाइल इसे J-20 से ज्यादा ताकतवर बनाती है। फ्रांस ने राफेल को भारतीय वायुसेना के विमानों के हिसाब से मॉडिफाई किया है। ऐन मौके पर भारत ने इसमें हैमर मिसाइल जोड़ दी। ऐसे में भारत के राफेल की ताकत खास तौर पर J-20 से काफी ज्यादा है। देखिए, अभी चाइना को थोड़ा डर होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का उस आसमान में उड़ेगा वो राफेल हो सकता है, और उसके कारणवश उनको उनके टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा मजबूरन। ये तो एक बात हुई कि 5 ही राफेल हैं, मगर उनको पता नहीं कि कहाँ से 5 राफेल कहाँ डिप्लॉय होंगे, कहाँ से आएंगे और उनकी काबिलियत क्या होगा। तो उनको तो ज़रूर डर होगा। और मेरे अनुमान में उनको अगर इस बार जो तनाव जो लद्दाख में वो थोड़ा कम होने वाला है अभी इसी कारणवश। पाकिस्तान का F-16 राफेल के सामने कमजोर दिखता है और पश्चिमी देशों से चोरी किए गए डिजाइन से बने चीन के लड़ाकू विमान राफेल का मुकाबला नहीं कर सकते। राफेल एक गेम चेंजर है। वायुसेना को इसकी बहुत जरूरत थी। अंदाजा लगाइए कि जब ये सुखोई और MiG-29 के साथ उड़ान भरेगा तो ये तिकड़ी भारत के दुश्मनों पर कितनी भारी पड़ेगी। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। राफेल का भारत पहुंचना एक सपने का सच होना। इसकी डील को लेकर भारत में बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था, लेकिन भारतीय वायुसेना शुरू से ही कह रही थी कि राफेल गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है। पिछले साल जब भारत के मौजूदा वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भारत के उप वायुसेना प्रमुख थे, तब उन्होंने फ्रांस में गरुड़ युद्धाभ्यास के दौरान राफेल उड़ाया था।
इस अनुभव के बाद उन्होंने जुलाई 2019 में आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से बातचीत की थी। आप भी उस इंटरव्यू का एक हिस्सा देखिए। फ्रांस के मॉन द मार्शन शहर में भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच गरुड़ युद्धाभ्यास चल रहा है। हमारे साथ वायुसेना के वाइस चीफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आर.के. भदौरिया साहब हैं। आपने इस एक्सरसाइज के दौरान रफाल उड़ाया है, तो किस तरह का अनुभव रहा? फर्स्टली ये एक्सरसाइज हमारे लिए एट द टॉप एंड जब कॉम्बैट एलिमेंट्स एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वन ऑफ द लास्ट मिशंस में मैं इसमें पार्ट ले सका। एज अ फीडबैक जब मैंने शुरू में मिशन फ्लाई करने से पहले अपने पायलट से लिया और फ्रेंच पायलट से लिया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि द काइंड ऑफ सिनर्जी शोन बाय बोथ द टीम्स इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, वो बहुत अच्छा रहा। मेरी अपनी सॉटी मैं तो यही कहूँगा कि एक मुझे इसका अंदेशा मिला कि राफेल और Su-30 के साथ क्या क्या हो सकता है। हमारे पास ये दोनों जहाज हैं, Su-30 ऑलरेडी है, राफेल आने वाला है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से बेस्ट इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं। और उसके लिए मेरी ये सॉटी मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने देखा कि किस लेवल की प्लानिंग हुई है, कैसा एग्जीक्यूशन हुआ है, किस तरह की एक्सरसाइजेस की गई हैं। ये ऑलमोस्ट कल्बिनेशन था हमारी एक्सरसाइज का, और इसमें द डेप्थ एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज के जो मैंने देखी वो बहुत अच्छी रही। आने वाले टाइम पे रफाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा होगा और सुखोई जैसे कि अभी तक हमारा मेन फाइटर है, कैसे दोनों भारतीय वायुसेना की ताकत दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास 36 राफेल आने वाले हैं, हमारे पास Su-30 काफ़ी हैं, और जब Su-30 को राफेल के साथ मिल के एक पैकेज में यूज़ किया जाए, उसकी एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी अकॉर्डिंगली बनाई जाए, तो ये एक बहुत ही पोटेंट फोर्स हो सकती है। और ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इस एक्सरसाइज में, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी थी, ताकि हम ऑलरेडी देख सकें इससे पहले कि राफेल हमारे पास आए, तब तक आते हुए हमारी पूरी एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी हम कैसे इन दोनों जहाज़ों को इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री मैनर कैसे यूज़ कर सकें। तो खाली 36 राफेल का नहीं रह जाएगा, जब हम Su-30 को इनके साथ मिल के यूज़ करेंगे तो उसका कैपेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा होगा। इनफैक्ट एक सिनेरियो में जब 5th जनरेशन लेट्स से सिनेरियो है जहाँ वैसे एडवर्सरी हैं, तो हम ये जब दोनों टीम को मिलके यूज़ करेंगे तो हमारे नंबर्स जो उस 5th जनरेशन सिनेरियो में काम कर सकें, जो एम्प्लॉय कर सकें और जो अपने टारगेट को अचीव कर सकें बिना किसी अपनी क्षति के, वो बहुत ज़रूरी है और ये बहुत शानदार रहेगा। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बेहतरीन जहाज़ होगा जिस तरह की हमारी चुनौतियाँ हैं दोनों फ्रंट? बिल्कुल कोई शक नहीं है, कैपेबिलिटी के हिसाब से तो बिल्कुल कोई शक है ही नहीं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और जैसा मैंने कहा इस जहाज़ के होने से ना सिर्फ इस जहाज़ की कैपेबिलिटी को यूज़ किया जाएगा, बट जब हम फोर्स पैकेजिंग करते हैं तो पूरे पैकेज की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो उस हिसाब से जब हम इस कैपेबिलिटी को यूज़ करेंगे, हमारी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ी क्षमता बढ़ने वाली है, और इसका असर आप आने वाले समय में देखेंगे। तो एयर मार्शल आर.के. भदौरिया साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में सुखोई और रफाल दोनों लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। कल का दिन भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि 5 राफेल दुश्मन को फेल करने के लिए अंबाला पहुंच जाएंगे। पिछले साल ही फ्रांस में राफेल की हैंडओवर सेरेमनी के दौरान पहले भारतीय राफेल विमान की झलक दिखी थी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की शस्त्र पूजा की थी और इसे आसमान की आंधी बताया था। कल होने वाली डिलीवरी के पहले आज राफेल की उस पहली झलक को याद रखना जरूरी है। राफेल के भारत आने की उम्मीदों ने बहुत सारे ब्रेकर पार किए। इस डिलीवरी ने कोरोना संकट को भी पार किया। राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है आंधी। पिछले साल की ये तस्वीरें भारत में राफेल के आने के श्री गणेश की हैं। यहीं से राफेल की जो यात्रा शुरू हुई, उसकी पहली खेप कल अंबाला पहुंचेगी। पिछले साल अक्टूबर की इन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है। दशहरे पर शस्त्र पूजा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल पर लगे हथियारों की पूजा की थी। ओम बनाया था, नारियल रखा था, फूल चढ़ाए थे, रोली बांधी थी, टायर के नीचे नींबू रखा था। ये भारतीय राफेल की पहली तस्वीरें थी जिसने सबको गर्व से भर दिया था,
जब फ्रांस के मेरिनिक एयरबेस में राफेल की हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुई थी, उस वक्त आज तक की टीम भी वहां मौजूद रही। ये भी देख सकते हैं कि कैसे अब इस रफाल पे भारतीय वायुसेना का इंसिग्निया साफ साफ नजर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आज से ये रफाल जहाज भारतीय वायुसेना का एक अभिन्न हिस्सा होने वाला है और भारतीय वायुसेना की जो फायर पावर है, एयर कैपेबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा यहां से बढ़ने वाली है। हैंडिंग ओवर सेरेमनी के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 से 25 मिनट तक राफेल में उड़ान भी भरी थी। इस दौरान उनके साथ दसों एविएशन के हेड टेस्ट पायलट फिलिप ड्यूस्टो रहे। जब राजनाथ सिंह ने राफेल को आसमान की आंधी बताया था, जो दुश्मनों के लिए काल है। हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी, यह ताकत हमारे राफेल प्लेन के फाइटर प्लेन के अंदर है। राफेल के इंडक्शन से सबसे बड़ी बात तो यह हुई है कि हमारे वायुसेना की मारक क्षमता वो बढ़ गई है, यानी कम्बैट कैपेबिलिटी हमारी एयरफोर्स की जो बढ़ गई है। लेकिन आत्म सुरक्षा का अधिकार तो हमारा है ही। जो हमको एक आंख दिखाएगा तो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह दसॉल्ट एविएशन के प्रोडक्शन यूनिट भी गए थे। राफेल की एक एक बारीकी को अधिकारियों के साथ समझा था। भारत को मिलने वाले राफेल का नाम वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नाम पर RB001 रखा गया है। इसका ये महत्व है, RB यानी राकेश भदौरिया, एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना के चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये उनके इनिशियल्स हैं जो कि आप जहाज के टेल पे देख सकते हैं। इनका इनिशियल्स इसलिए यहाँ पे रखे गए हैं क्योंकि उस वक्त ये डिप्टी चीफ थे और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी निभाई थी जब नेगोशिएशंस चल रही थी। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं और वो सारे फाइटर जेट 2022 तक हिंदुस्तान आ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। जब एक और राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान का भारत में गृह प्रवेश हो रहा है, तो इस बीच चीन की सैन्य ताकत का एक दावा सवालों के घेरे में आ गया। चीन का कहना है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बनाया है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो पानी में चलने की क्षमता रखता है, लेकिन आज तक की पड़ताल बता रही है कि सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बनाने का चीन का दावा महज मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का एक हथकंडा है। चीन के इस तथाकथित AG-600 विमान के वीडियो में ही चीन का झूठ छिपे होने के संकेत हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में दिखने वाले एक्शन सीक्वेंस जैसे चीनी सेना के सैन्य अभ्यास के वीडियोस को आपने कई बार देखा होगा। आपने देखा होगा कि चीन का सरकारी मीडिया कैसे अपनी सेना की डींगे हाँकने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता रहा है। खुद की सेनाओं की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताना चीन के मनोवैज्ञानिक युद्ध का हथकंडा है, लेकिन ऐसी ही कोशिश में चीन की पोल खुल गई है। चीन इसे AG-600 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कह रहा है। उसका दावा है कि चीन में बना दुनिया का यह सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। एम्फीबियस एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो पानी में चलने से लेकर हवा में उड़ सकते हैं। इस तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के वीडियो को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया। लेकिन इस वीडियो की स्क्रूटनी करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के दावे में झोल हो सकता है। वीडियो के एकदम शुरुआत में 0.01 सेकंड पर एयरक्राफ्ट चीन के चिंगदाओ क्रूज टर्मिनल के पास है, लेकिन अगले ही पल अचानक फ्रेम बदल जाता है और 0.02 सेकंड्स पर वीडियो का दूसरा लोकेशन दिखने लगता है। पीपल्स डेली ने 26 जुलाई को वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, AG-600 एयरक्राफ्ट ने रविवार को पूर्वी चीन के शांगडोंग के चिंगदाओ के समुद्र से पहली बार उड़ान भरी। 28 मिनट की टेस्ट फ्लाइट के बाद इसने रिजहाओ शांझी एयरपोर्ट पर सुबह 10:69 पर लैंड किया। लेकिन चीन के दावों के उलट इस टेस्ट फ्लाइट के वीडियो में ऐसी एडिटिंग साफ दिख रही है जिसे लेकर सवाल उठते हैं। वीडियो के 0.03 सेकंड्स पर AG-600 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक हेलीकॉप्टर फ्रेम दिखता है जो अगले फ्रेम में गायब हो जाता है। 8वें सेकंड पर हेलीकॉप्टर फिर से उड़ता दिखाई देता है।
किसी रियल वीडियो में ऐसी एडिटिंग नहीं होती, ना उसकी जरूरत होती है। सैटेलाइट इमेजरी द्वारा उसकी जियो लोकेशन करने से ये पता चला है कि उसका रन यानी कि जो टेक ऑफ करने से पहले हवाई जहाज चलता है, वो पानी के ऊपर जब चल रहा था तो क्रूज टर्मिनल, छिंगताओ के क्रूज टर्मिनल से लेकर पानी के सतह के ऊपर वो चलता रहा तकरीबन 4500 मीटर और नेवल एविएशन बेस के पास टेक ऑफ कर गया। इसका ये मतलब होता है कि जो वो क्लेम करते हैं 1500 मीटर का टेक ऑफ उससे 3 गुना ज्यादा है। खुद को एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का बादशाह दिखाने की चीन की ये कोशिश ऐसे समय में सामने आई है जब उसकी सैन्य हेकड़ी को दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। भारत के 5 अत्याधुनिक राफेल फ्रांस से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए उड़ चुके हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी सैन्य ताकत चीन को चुनौती देने के लिए तैयार है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा AG-600 स्वदेशी एम्फीबियस एयरक्राफ्ट बनाने का चीनी दावा कोरा भी हो सकता है। कर्नल विनायक भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देख रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।